नमस्कार, डेली 24 भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अनीता शर्मा। शुरुआत करते हैं उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों से। गोरखपुर के गोरखनाथ मंदिर परिसर में हुए जनता दर्शन कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोग अपनी समस्याएं लेकर पहुंचे। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने गंभीर बीमारियों से पीड़ित व्यक्तियों की गुहार लगाते हुए और सुनते हुए उन्होंने इलाजों के साथ साथ आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने का भी भरोसा दिया है। कई मरीजों ने इन्हें महंगा इलाज और चिकित्सक सुविधाओं की कमी जैसी दिक्कतों का भी सामने रखा, जिस पर मुख्यमंत्री ने सहानुभूति जताते हुए मदद का आश्वासन दिया है। और करीब 200 से अधिक लोगों ने अलग अलग प्रकार की समस्याएं रखी। किसी को रोजगार से जुड़ी दिक्कत थी तो कोई पारिवारिक संकट का समाधान चाहता था, तो वहीं कई लोग जमीन, मकान और स्थानीय प्रशासनिक मामलों को लेकर पहुंचे थे। मुख्यमंत्री ने सभी की बातें ध्यान से सुनी और किसी भी समस्या को अनदेखा किए बिना संबंधित विभागों और अधिकारियों को तुरंत ही आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए। कार्यक्रम का माहौल पूरी तरह से पारदर्शी और संवेदनशील पर आधारित रहा, और जहां पर जनता की अपनी बातें बिना किसी बाधा के रखने का अवसर मिला। मुख्यमंत्री की उपस्थिति पर उनकी तत्काल प्रतिक्रिया ने लोगों में भरोसा जगाया और उनकी समस्याओं पर गंभीरता से काम होगा उस समय उन्हें राहत भी मिली। बरेली में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के आगमन को लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई है। तो वहीं मेडिकल यूपी कॉन कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे, जहां पर चिकित्सक क्षेत्र में जुड़े विशेषज्ञ और साथ ही अधिकारियों के साथ महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा की जाएगी। उनका आगमन दोपहर 3:30 बजे बरेली एयरपोर्ट पर निर्धारित है, जहां पर स्थानीय प्रतिनिधि और प्रशासनिक अधिकारी उनका स्वागत करेंगे। कार्यक्रम में भाग लेने के बाद वो शाम के समय बरेली से लखनऊ के लिए प्रस्थान करेंगे और इस पूरे दौरे को चिकित्सक सेवाओं के उन्नयन और स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। यूपी के आगरा में सांसद कंगना रनौत से जुड़े मामले की सुनवाई आज निर्धारित है। पहले दायर परिवाद को खारिज कर दिया गया था, जिसके बाद से इस फैसले के विरुद्ध पुनर्विचार याचिका दायर की गई। अदालत पत्रावली में दर्ज तथ्यों और उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर पूरे मामले की समीक्षा करेगी और ये मामला किसानों के प्रति कथित रूप से अपमानजनक टिप्पणी किए जाने से संबंधित है, जिसे लेकर अधिवक्ता रमाशंकर शर्मा ने शिकायत दर्ज कराई थी। और अब न्यायालय ये देखेगा कि प्रस्तुत सामग्री के आधार पर आगे क्या कानूनी कदम उठाए जाएंगे। लखनऊ में केजीएमयू में पीजी कोर्स के दाखिले अब समर्थ पोर्टल के माध्यम से किए जाएंगे और इस संबंध में विश्वविद्यालय प्रशासन ने औपचारिक आदेश जारी करते हुए स्पष्ट किया है कि सभी प्रवेश प्रक्रिया को एक ही डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाने का उद्देश्य पारदर्शी है और सुविधा बढ़ाता है। मेडिकल से जुड़े अन्य कोर्सों को भी इसी केंद्रीय प्रणाली में शामिल किया जाएगा। नीट में चयनित अभ्यर्थियों को पोर्टल पर अनिवार्य रूप से पंजीकृत करना अनिवार्य होगा, तभी वो आगे की प्रवेश की प्रक्रिया में शामिल हो सकेंगे। और इसी बीच केजीएमयू में मरीजों को जांच के लिए निजी लैब भेजे जाने के मामले पर भी कार्रवाई शुरू की गई है। प्रशासन ने इस प्रकरण की जांच के लिए एक समिति गठित की है, जिसमें डॉक्टरों और निजी गायनोलॉजिस्ट सेंटर के प्रभावित मिलीभगत की जांच की जाएगी। अस्पताल में उपलब्ध मशीनों और संसाधन होने के बावजूद मरीजों को बाहर जांच कराने भेजे जाने पर भी गंभीर सवाल उठ रहे हैं और ऐसे में निजी लैब भेजने पर जांच समिति की गठित की गई है। लखनऊ में घने कोहरे और तकनीकी समस्याओं के कारण हवाई सेवाएं लगातार प्रभावित हो रही हैं। एयरपोर्ट पर 4 उड़ानें रद्द कर दी गई है, जबकि 6 महीनों के समय में काफी देरी हुई है। मुंबई और कोलकाता जाने वाली इंडिगो फ्लाइटें जो है संचालित बाधित होने की वजह से वो कैंसिल करनी पड़ रही है और वहीं दिल्ली, जयपुर और आबू धाबी के लिए उड़ान भरने वाली विमानें भी निर्धारित समय से देरी से रवाना हुई हैं। रियाद और इंदौर से आने वाली फ्लाइटों भी इसी अव्यवस्था का शिकार बनी है। पिछले 2 हफ्तों में मौसम और तकनीकी दिक्कतों की वजह से उड़ानों की अनियमितता पर गंभीर असर पड़ रहा है, जिससे यात्रियों को भारी परेशानियां झेलनी पड़ रही है।
वाराणसी में कोडीन युक्त अवैध कफ सिरप के व्यापार नेटवर्क का खुलासा होने के बाद से जांच लगातार आगे बढ़ रही है। ड्रग विभाग ने 11 नए फॉर्म को नोटिस भेजा है, जिसकी जांच से अभी प्रतिष्ठा बंद कर दी गई है। जिन नामों का प्रतिबंधित सिरप की बड़ी मात्रा में बिलिंग की गई है, वास्तविक रूप से उन स्थानों पर कहीं भी जनरल स्टोर मिले तो कहीं सब्जी की दुकानें संचालित होती पाई गई है, जिससे बड़े पैमाने पर फर्जी दस्तावेजों के उपयोगों की पुष्टि हुई है। और इस पूरे प्रकरण में विभाग से जुड़े कई अधिकारियों की भूमिका पर सवाल उठे हैं। जांच में सामने आया है कि संबंधित अवधि में बड़ी संख्या में ड्रग लाइसेंस जारी किए गए थे, जिसमें कईयों को भौतिक निरीक्षण भी नहीं किया गया था। तो यही छूट अवैध कारोबारियों के लिए रास्ता खोलती दिखी, जिससे कोडिंग युक्त कफ सिरप की बड़ी खेप बाजार में खपाई जा सके। फर्जी फॉर्म का उपयोग सिर्फ कोडिंग आधारित कफ सिरप की बिलिंग के लिए किया जा रहा था और ऐसे में अनुमान लगाया जा रहा है कि 100 करोड़ रुपए मूल्य का स्टॉक वाराणसी में बेचा गया और इस नेटवर्क को संचालित करने वाले मुख्य लोग अब तक गिरफ्तारी से बचे। हालांकि मामले की गंभीरता को देखते हुए एसआईटी भी सक्रिय रूप से जांच कर रही है और वहीं एसटीएफ ने सिंडिकेट में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले एक प्रमुख सहायक को गिरफ्तार कर लिया है और लगातार पूछताछ की जा रही है। और ऐसे में जिसने पूरे रैकेट का तंत्र उजागर होने की संभावना भी जताई जा रही है। ऐसे में ये बड़ा मामला सामने आया, जिसके बाद से जो मास्टरमाइंड बताया जा रहा है उसे हिरासत में लिया गया है और लगातार पुलिस जो है वो पूछताछ कर रही है। 11 दुकानें जो पिछले सप्ताह जांच के दौरान बंद पाई गई थी, उनको जिले के ड्रग इंस्पेक्टर के द्वारा क्रय विक्रय के अभिलेख उपलब्ध कराने हेतु नोटिस भेजा गया है। क्या पाई गई थी उस दुकान? फिलहाल तो अभी कई प्रकार की कमियां पाई गई हैं, उनका अध्ययन हो रहा है। 100 से ऊपर की दुकानों की जांच हो चुकी है। सने सने जो है पूरा उसका अध्ययन किया जा रहा है और अध्ययन के हिसाब से हम लोग जो है काफ़ी इसमें सचेत होकर के कार्रवाई आगे बढ़ा रहे हैं। ये जो 11 दुकानों को जो नोटिस गई है, 11 फर्मों को वहाँ पर क्या ऐसा था क्या कि वहाँ वो दुकानें कंप्लीटली बंद थी? वहाँ पे नहीं, जनरल स्टोर वाली नहीं। जो दुकानें पूरी बंद पाई गई उनको ही नोटिस भेजे गए हैं। पहला चरण हमारा प्रारंभ हो चुका है। ये कई चरणों में ये कार्य होगा। संभल में निर्माणाधीन गंगा एक्सप्रेसवे पर देर शाम एक बेहद ही दर्दनाक सड़क हादसा हो गया, जहां पर कार और सब्जियों से भरी पिकअप आमने सामने टकरा गई। टक्कर इतनी तेज थी कि 3 महिलाओं और 3 बच्चों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। दुर्घटना की सूचना मिलते ही भारी पुलिस बल के साथ एएसपी कुलदीप सिंह और जिला अधिकारी राजेंद्र मौके पर पहुंचे। अधिकारियों ने हालातों का निरीक्षण करते हुए घायलों को जिला अस्पताल भिजवाया, जहां पर उनका इलाज जारी है। पुलिस ने मृतकों के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और पूरे प्रकरण की जांच शुरू कर दी गई है। रसूलपुर धतरा थाना हयातनगर तहसील संभल में एक गांव है। यहीं से जो गंगा एक्सप्रेसवे गुजरता है उसमें एक पिकअप और एक अल्टो दोनों की आपस में, क्योंकि एक ही ओर से जा रहे थे, तो दोनों की भिड़ंत हुई, जिसमें 6 लोगों की मृत्यु हुई है। 2 गंभीर रूप से घायल हैं, जिनको ये देखिए, ये थाना हयातनगर क्षेत्र में जो गंगा एक्सप्रेसवे निर्माणाधीन है उस पर धतरा रसूलपुर गांव पड़ता है। इसके ऊपर एक्सप्रेसवे पे एक बोलेरो पिकअप जिसमें गोभी लदी थी और एक मेरे ख्याल से मारुति की गाड़ी है जिसमें संभवतः एक परिवार था। इसके बीच में आपस में ये टक्कर हुई है। दोनों वाहन जो है एक ही लेन पे या एक ही साइड में चल रहे थे और आमने सामने की टक्कर में ऐसा बताया जा रहा है। मध्य प्रदेश के आईएएस अधिकारी की विवादित टिप्पणी ने पूरे देश में बहस और नाराजगी को जन्म दे दिया है। हमीरपुर में ब्राह्मण महासभा और साथ ही परशुराम सेना के सदस्यों ने इस टिप्पणी के खिलाफ कलेक्टर परिषद में जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने ब्राह्मण समाज की बेटियों के बारे में कथित अभद्र टिप्पणी को लेकर कड़े शब्दों में विरोध जताया और जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शन के दौरान प्रमुख तिराहे पर अधिकारियों का पुतला जलाकर विरोध किया गया और इसके अलावा पदाधिकारियों ने मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन डीएम को सौंपा और इसके साथ ही अधिकारियों
अधिकारी को तुरंत ही पद से हटाने की मांग भी की और इस घटना ने प्रशासनिक अधिकारियों के व्यवहार और जिम्मेदारियों पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। समाज के लोग इस तरह की टिप्पणियों के प्रति सख्त कार्रवाई की उम्मीद कर रहे हैं और इसे एक गंभीर मामला मान रहे हैं। हमीरपुर के राट में आयोजित सामूहिक विवाह कार्यक्रम में खाने पीने की सामग्री के लूटने के मामले में एफआईआर दर्ज की गई है। 2 दिन पहले मुख्यमंत्री के सामूहिक विवाह कार्यक्रम के दौरान एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ, जिसमें चाउमीन, चिप्स और अन्य खाने पीने की चीजें बारातियों के साथ कई लोग लूटते हुए दिखाई दिए और इस वीडियो के आधार पर राठ तहसील के सहायक विकास अधिकारी ने तहरीर पेश की, जिसके बाद से अज्ञात लोगों के खिलाफ सरकारी कार्य में बाधा डालने और सरकार की छवि को नुकसान पहुंचाने के आरोप में एफआईआर दर्ज कराई गई। वायरल वीडियो को गंभीरता को देखते हुए राठ कोतवाली पुलिस मामले की गहनता से जांच पड़ताल में जुटी है। अधिकारी ये सुनिश्चित करने की कोशिश कर रहे हैं कि दोषियों की पहचान कर अन्य न्याय के दायरे में उन्हें लाया जा सके और इस घटना पर मुख्य विकास अधिकारी ने कहा कि सभी जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं और ऐसे मामलों को रोकने के लिए भविष्य में कार्यक्रमों में सुरक्षा और निगरानी को और मजबूत किया जाएगा। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत हमीरपुर में राठ विधानसभा क्षेत्र में 25 नवंबर को सामूहिक विवाह का कार्यक्रम आयोजित किया गया था, जिसमें स्थानीय सभी माननीय जनप्रतिनिधि, माननीय विधायक, नगर पालिका के चेयरमैन, ब्लॉक प्रमुखगण इत्यादि उपस्थित थे। जनपद के तमाम वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। कार्यक्रम बहुत ही अच्छे तरीके से सुचारू ढंग से संपन्न हुआ। कार्यक्रम संपन्न होने के उपरांत जब सभी लाभार्थी जा चुके थे, जब वेंडर अपने सारे सामान, बचे हुए सामान समेट रहा था, उसी समय कुछ अराजक तत्व बाहर से घुस आए और उन्होंने शासन की छवि खराब करने की मंशा से वहां बचे हुए चिप्स वगैरह की छीना झपटी की और उसका वीडियो बना करके सोशल मीडिया में वायरल किया, जो प्रशासन के संज्ञान में आते ही विधिक कार्यवाही के लिए एफआईआर दर्ज करा करके प्रभावी कार्यवाही की जा रही है। कन्नौज के गुरसहायगंज कोतवाली क्षेत्र के जलालाबाद गांव में किसानों ने चकबंदी प्रक्रिया में व्यापक भ्रष्टाचार के खिलाफ पंचायत घर में जोरदार प्रदर्शन किया। किसान इस प्रक्रिया में लगातार अनियमितताओं और पक्षपात के कारण अपनी परेशानी अधिकारियों के सामने रख चुके हैं, लेकिन अभी तक उनकी समस्याओं का कोई भी समाधान नहीं हो सका। प्रदर्शन में शामिल किसानों ने चकबंदी को तुरंत रद्द कराने की मांग की और चेतावनी दी कि यदि उनकी मांगें पूरी नहीं हुई तो वो आत्मदाह करने को मजबूर हो सकेंगे। किसानों का कहना है कि इस भ्रष्टाचार और अनदेखी के चलते उनके साथ अन्याय हो रहा है और उनकी जमीन और अधिकार सुरक्षित नहीं है। जिला मुख्यालय पहुंचकर उन्होंने अपने मुद्दे को अधिकारियों के सामने रखा, लेकिन उनकी स्थिति में कोई भी सुधार नहीं हुआ। किसान अपने हक के लिए सख्त कदम उठाने के लिए मजबूर दिख रहे हैं और उनकी नाराजगी लगातार बढ़ती ही जा रही है। कि सबसे पहले हम आप लोगों का बेहतर अभिवादन और स्वागत करते हैं कि जो आप हमारे बिना बुलाए यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। हमारे यहाँ जो चकबंदी प्रक्रिया चल रही है आज 2017 से, उसमें बहुत ही धांधली अब पता चली है जब हम लोगों को आकार पत्र 23 की नकल प्राप्त हुई, जिसमें यह देखा गया है कि किसी का 7 बीघा का चक है, हमारा खुद का चक है 7 बीघा, उसमें 7 बिस्वा की कटौती की गई है। और जैसे लल्लू तिवारी का सूर्य विकास का खेत है, संपर्क मार्ग जेल रोड पे है, उसको उठा करके पीछे किया गया, जो आज करीब 2.5-3 करोड़ रुपए की ज़मीन है। तो यदि मामला यही किया जा रहा है तो मान लीजिए मेरा खेत अगर 5 बीघा रोड पे है संपर्क मार्ग पे और मेरा एक खेत 1.5 बीघा है जो संपर्क मार्ग पे नहीं है, उस 1.5 बीघा खेत को उठा करके यदि हमारे 5.5 बीघा में मिला दिया जाए तो मेरी 10 बीघे कटौती कर ली। और ऐसे में अब खबरों में आगे बढ़ते हैं और खबर यूपी के लखीमपुर खीरी से है, जहां पर जिला जेल में एक बंदी की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत ने सनसनी फैला दी है। बताया जा रहा है कि जेल में बंद आरोपी ने शौचालय में फांसी लगाकर अपनी जान दे दी थी। मृतक का नाम सुरेश वर्मा बताया जा रहा है और इस घटना ने प्रशासन में हड़कंप मचा दिया और जेल की सुरक्षा व्यवस्थाओं पर फिर से सवाल उठा दिए हैं। परिजन आरोप लगा रहे हैं कि थाने में पिटाई के बाद जेल पहुंचे जाने के बाद से हुई प्रताड़ना और पुलिसिया कार्रवाई के कारण सुरेश वर्मा मानसिक दबाव में आ गए थे, जिसके चलते उन्होंने आत्महत्या की। घटना के बाद से परिजनों ने हंगामा किया और जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई किए जाने की मांग की है।
लखनऊ में कांग्रेस के पूर्व एमएलसी ने योगी सरकार के निर्माण की कड़ी आलोचना की है। उन्होंने कहा है कि सरकार ने आधार को मान्यता न देते हुए जन्म प्रमाण पत्र के लिए नया दस्तावेज मांगने के फैसले का जिक्र किया और जिसने उन्होंने तुगलकी फरमान करार दे दिया है। उनके अनुसार ये कदम जनता के लिए परेशानी और अतिरिक्त बोझ पैदा करेगा, क्योंकि नागरिकों को तहसील में बार बार चक्कर लगाकर नए प्रमाण पत्र हासिल करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। पूर्व एमएलसी ने यह भी बताया है कि नया जन्म प्रमाण पत्र के लिए एसडीएम कोर्ट में जन्म पंजीत नियमावली की धारा 9 के तहत मुकदमा दर्ज कराना होगा और इसके बिना किसी को नया प्रमाण पत्र नहीं मिलेगा। उन्होंने इस फैसले को अधिकारियों के अधूरे ज्ञान और प्रक्रिया की जटिलता का परिणाम बताया, जो कि सामान्य जनता के लिए असुविधा और परेशानियां बढ़ाएंगे। सहारनपुर क्षेत्र में एक भयानक सड़क हादसा हुआ, जिसमें ओवरलोड डंपर पलटकर कार के ऊपर जा गिरी और इस हादसे में कार में सवार एक ही परिवार के 4 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। घटनास्थल पर भारी भीड़ जमा हो गई और गुस्साए लोग दिल्ली देहरादून हाईवे को जाम करके अपनी नाराजगी और हादसे के प्रति आक्रोश व्यक्त कर रहे हैं। स्थानीय पुलिस और प्रशासन ने मौके पर पहुंचकर राहत और बचाव कार्य शुरू किया, जबकि मृतकों के परिजनों को घटना की जानकारी दी गई और ये दुर्घटना क्षेत्र में सुरक्षा और सड़क नियमों के पालन पर गंभीर सवाल खड़ा करती है। लखनऊ क्षेत्र में एलडीए की अचानक कार्यवाही ने स्थानीय ग्रामीणों में भारी नाराजगी पैदा कर दी। इसके साथ ही अधिकारी बिना किसी पूर्व सूचना के इलाके में पहुंचे और प्लॉटिंग से जुड़ी कार्रवाई की। इसके साथ ही जेसीबी मशीनों और सुरक्षा बल लेकर मौके पर मौजूद रहे और इससे अचानक हुई कार्रवाई पर लोगों में हड़कंप मच गया। बता दें कि स्थानीय हस्तक्षेप स्थानीय किसानों और महिलाओं ने आक्रोश पैदा कर दिया और ग्रामीणों का कहना है कि एलडीए लगातार क्षेत्र में हस्तक्षेप बढ़ा रहा है और उनकी जमीनों पर कब्जा करने का प्रयास कर रहा है। उन्होंने स्पष्ट किया कि बिना उनकी स्वीकृति के किसी भी कार्रवाई को वो स्वीकार नहीं करेंगे। किसान और स्थानीय निवासी समान मुआवजे की मांग पर अड़े हुए थे और इसके साथ ही टीम को बिना सहमति कोई भी कदम नहीं उठाने देंगे, ये लगातार उन्हें चेतावनी दी जा रही थी। मैनपुरी में एक छात्र की दुखद मौत ने पूरे शहर को गमगीन कर दिया। बता दें कि छात्र जो है वो पढ़ने वाला था और ऐसे में छात्रवंश कश्यप शिक्षक की उत्पीड़न से परेशान था और इसी कारण उसकी मौत हो गई। और इस घटना के बाद से परिजन और समर्थक मुख्य मार्ग पर कैंडल मार्च निकालकर न्याय की मांग कर रहे हैं। उन्होंने स्कूल प्रशासन के खिलाफ मामला दर्ज कराया था और इस दौरान स्कूल पर कार्रवाई की भी अपील की थी। परिजन ये आरोप लगा रहे हैं कि स्कूल प्रशासन ने घटना की जांच में पारदर्शिता नहीं दिखाई है। उन्होंने घटनास्थल का सीसीटीवी फुटेज तक नहीं दिखाया। शहर कोतवाली क्षेत्र के सुदीत ग्लोबल एकेडमी में हुई इस घटना ने न केवल परिवार को गहरा दुख दिया है, बल्कि समाज में भी स्कूलों में बच्चों की सुरक्षा और शिक्षकों के व्यवहार पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। कैंडल मार्च के माध्यम से परिजन और नागरिक ये संदेश देना चाहते हैं कि ऐसे मामले दोबारा न हो और जिम्मेदारों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए। पीलीभीत क्षेत्र में एक युवक की हत्या का मामला सामने आया है, जिसमें 8 आरोपियों ने घर में घुसकर उसे गोली मार दी और ये हत्या पुरानी रंजिश के चलते की गई है। घटना के बाद से पुलिस की कार्रवाई में लापरवाही बरतने पर थाना प्रभारी समेत 3 पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया गया है। घटना के चौथे दिन पुलिस ने 8 आरोपियों को पकड़ लिया और उनके पास से अवैध असला और राइफल भी जब्त किए हैं। गिरफ्तार आरोपियों के खिलाफ हत्या और अवैध असला रखने के गंभीर आरोप लगाए गए हैं और इस हत्या ने गाँव और आसपास के इलाकों में सनसनी फैला दी है और पुलिस अब पूरे मामले की गहनता से जांच कर रही है ताकि सभी आरोपी सख्त कानून के दायरे में आए। पीलीभीत में जिला अधिकारी और पुलिस अधीक्षक ने जिला कारागार का अचानक से ही निरीक्षण कर जेल की स्थिति का आकलन किया
और इस निरीक्षण में उन्होंने बैराकों को स्थित रसोई घर, साफ सफाई और भोजन की गुणवत्ता, स्वास्थ्य सुविधाएं, पेयजल व्यवस्था और सुरक्षा तंत्र सहित सभी महत्वपूर्ण क्षेत्रों का विस्तृत से जायजा लिया। अधिकारियों ने बंदियों से भी सीधे संवाद किया, जिसमें कई बंदियों ने भोजन की गुणवत्ता, चिकित्सा सेवा को उपलब्ध और समय पर सुनवाई और जेल में भीड़भाड़ जैसी समस्याओं का उल्लेख किया। अधिकारियों ने इन सभी शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए जेल प्रशासन को तत्काल सुधारात्मक कदम उठाने के निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने जेल अधीक्षक को स्पष्ट किया है कि बंदियों को मूलभूत सुविधाएं किसी भी स्थिति में प्रभावित नहीं होनी चाहिए। वहीं पुलिस अधीक्षक ने सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत बनाने, आने जाने वाले व्यक्तियों के सत्यापन में कड़ाई बरतने और संभावित खतरों को निगरानी बढ़ाने के लिए जोर दिया है। हम लोगों ने पूरा जाकर के बंदियों से बात भी की है और जो 2 बंदियों ने कुछ अपनी समस्याएं बताई थी उनका भी हम लोगों ने निराकरण किया है। बाकी सारी व्यवस्थाएं ठीक है, भोजन की और सब सारी जो भी व्यवस्थाएं हैं जेल के अंदर रहती हैं उन सभी का आज निरीक्षण किया गया है, तो सभी चीज़ें सही पाई गई हैं। हम लोगों ने पीलीभीत में लेखपाल संघ के पदाधिकारी और सदस्य फतेहपुर में हाल ही में हुए लेखपाल आत्महत्या मामले के विरोध में 1 दिवसीय धरने पर उतरे। संघ के प्रदेश नेतृत्व के आह्वान पर पीलीभीत की सभी तहसीलों और मुख्यालय तहसील पर धरना प्रदर्शन आयोजित किया गया। प्रदर्शन में शामिल लेखपालों की मांग है कि फतेहपुर में आत्महत्या करने वाले लेखपाल के मामले में जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कड़ी कानूनी की कार्रवाई की जाए। लेखपाल संघ का ये भी कहना है कि पूरे प्रदेश में SIR का कार्य लगातार चल रहा है, लेकिन संबंधित कर्मचारियों को इसे करने के लिए आवश्यक उपकरण और संसाधन उपलब्ध नहीं कराए जा रहे हैं। अपने अधिकारियों के दबाव में आत्महत्या कर ली है। उसके उपलक्ष्य में आज पूरे प्रदेश में सभी तहसीलों में 10 से 5 कार्य बहिष्कार धरना चल रहा है। स्वर्गीय साथी सुधीर लेखपाल साहब थे फतेहपुर जिले में, जिनकी 25 तारीख को वो उसमें जंग नहीं हुआ, आत्महत्या हमने कर ली अधिकारियों के दबाव में। इसी के उपलक्ष्य में हम लोग सारे 10 से 5 धरना। ये धरना प्रदर्शन आप लोगों को कब तक चलेगा? आज 1 दिवसीय है, 10 से 5। इस तरीके की घटनाएं थाम सबको चाहिए। मामला है फतेहपुर एक साथी ने और ऐसे में बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है सीधे यूपी के लखनऊ से। बता दें आपको कि कफ सिरप मामले से जुड़ा हुआ बड़ा मामला सामने आया है। लखनऊ कफ सिरप मामला, बड़ी जानकारी आपको दे दें कि अमित टाटा ने उगले कई राज। बड़ी जानकारी आपको दे दें कि अमित टाटा ने उगले हैं कई राज। कफ सिरप मामले में ये बड़ी कार्रवाई देखने को मिल रही है। नशे के कारोबार का सरगना दुबई में। बड़ी जानकारी आपको दे दें कि शुभम जायसवाल है गैंग लीडर। बड़ी जानकारी आपको दे दें कि ये कफ सिरप में बड़ी कार्रवाई हुई है और ऐसे में लखनऊ में ये कार्रवाई की गई है। जो कफ सिरप गैंग अमित टाटा ने कई राज उगले हैं और ऐसे में गैंग के बाकी मेंबर्स से लगातार संपर्क में वो है और शुभम के साथ उसके परिवार और उन 2 पार्टनर गौरव जायसवाल और वरुण सिंह भी दुबई में छिपे हैं। अमित टाटा ने कबूला है कि फर्जी फॉर्म के सहारे करोड़ों रुपए कीमत के कफ सिरप मंगवाए गए और उसे तस्करी करके बांग्लादेश भेजा गया है। बड़ी जानकारी आपको दे दे कि बड़े पैमाने पर GST चोरी भी की गई है और करीब 100 फॉर्म के जरिए पूरा सिंडिकेट चल रहा था। शुभम जायसवाल का CA तुषार सभी फाइनेंस डील खुद हैंडल करता था और ऐसे में उसके साथ आजमगढ़ के विकास सिंह भी शामिल है। और अमित टाटा ने कबूला है कि गाजियाबाद में गैंग मेंबर विभोर राणा की गिरफ्तारी के बाद ही शुभम यहां से फरार हो गया था, लेकिन अब वो संपर्क में है। ऐसे में बड़ी जानकारी आपको दे दें लखनऊ से निकलकर सामने आई है। बड़ी जानकारी, कफ सिरप मामले में लगातार पूछताछ हो रही है, लगातार कार्रवाई देखने को मिल रही है और ऐसे में अमित टाटा ने कई राज उगले हैं। फिलहाल बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। बने रहिए आप हमारे साथ और देखते रहिए Daily 24 भारत। नमस्कार।